कि मोदी जी, आपने देश के सैनिकों की शहादत को बहुत सस्ता माना है और उस समय अपने जश्न में अपने ऊपर फूलों की बारिश करते रहे। तरह से सत्यपाल मलिक जी ने इस बात को बीच में सामने रखा है कि उस दिन घटना के वक्त के बाद इन्होंने प्रधानमंत्री जी को फ़ोन किया। सैनिक, पूर्व सैनिक, देश की सेना, देश के नागरिक आपसे चाहते हैं कि आप देश की सेना से, देश से माफ़ी मांगें। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो पूरी तरह से दबा हुआ है। अगर उनकी भावनाएं जानो प्राइवेटली तो वो अपने आप को बड़े ही शिकंजे में महसूस कर रहे हैं। वो बोलना चाहते हैं। ये ऐसा है, जब आपके जवान सरहदों के ऊपर लड़ाई लड़ रहे हैं और मिलिटेंट्स के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये हमारे देश के सरकार की जिम्मेदारी बनती है, देश के नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने सैनिकों के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर उनके बैकबोन बनकर खड़े रहें। ये हमारे मोराल को अप करने का काम करता है। तो ऐसे ही अगर हमारे एक दिन में 3 जाबाज सिपाही, कर्नल मनप्रीत सिंह जो 19 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर थे, और मेजर आशीष धौचक, डीएसपी हुमायूं भट्ट और हमारे कई सारे जवान वहाँ पर घायल हुए हैं। तो ऐसे मौके के ऊपर जब हमारा देश पूरी तरह से गमगीन है, देश के सभी नागरिक, सेना जो है वो दुखी है, आहत है, तो ऐसे मौके पर कोई भी सेलिब्रेशन नहीं होना चाहिए। और खासकर प्रधानमंत्री जी का ये दायित्व बनता है, क्योंकि वो देश के सर्वोच्च पद के नंबर 2 उसके ऊपर हैं पायदान पर, तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सबसे ऊपर हैं, तो उनकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा बनती है कि ऐसे में जब हमारे कमांडिंग ऑफिसर आगे से लड़ते हुए अपनी शहादत देते हैं, तो देश के प्रधानमंत्री को भी आगे से आगे बढ़कर आना चाहिए और सभी जितने भी सेलिब्रेशन वो कर रहे थे, जश्न मना रहे थे, उसको रोक देना चाहिए था। ऐसा कौन सा काम किया था हमारे प्रधानमंत्री जी, आप ये बताइए, जो आपका जश्न नहीं रुक सकता था? हमारे सैनिक, उनकी जान गई है और आप वहाँ पर अपने ऊपर फूलों की बौछार करवा रहे हैं। यहाँ पर हमारे ऑपरेशन चल रहा है, सैनिकों के ऊपर गोलियों की बौछार हो रही है और आप अपने ऊपर फूलों की वर्षा करवा रहे हैं। ये कहाँ की जिम्मेदारी है? देखिए, ऐसा है कि यही काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने पुलवामा के समय पे किया था। जब पुलवामा के समय 13 फरवरी 2019 को 40 जवान शहीद हो गए थे, तो मोदी जी उस समय जिम कॉर्बेट पार्क में अपनी डॉक्यूमेंट्री, कोई प्राइवेट चैनल की डॉक्यूमेंट्री, उसकी शूटिंग में व्यस्त थे। उनको इत्तला कर दी गई थी कि इस तरह से एक बड़ी दुखद घटना हुई है, तो उसके बावजूद वो अपनी शूटिंग में व्यस्त थे और इस बार वो अपने जश्न में व्यस्त हैं। तो जब कभी भी हमारे सैनिकों के ऊपर कोई मुश्किल वक्त आता है, तो उस समय प्रधानमंत्री जी कहीं ना कहीं जश्न मना रहे होते हैं, और जब जश्न मना रहे होते हैं तो उन्हें जश्न को रोक देना चाहिए, वो भी नहीं करते हैं। तो ऐसे में मैं ये कहता हूँ, हमारी तरफ से सारे जितना भी जो हमारा पूर्व सैनिक समाज है, हमारे सैनिक लोग हैं, हम लोग आहत हैं। और ये आपका एक बार गलती हो सकती है, बार बार अगर आप करते हैं तो ये आपकी फितरत है। इसका मतलब ये है कि आप अपने सैनिकों के प्रति, अपनी देश की सेना के प्रति संवेदनशील नहीं हैं। आपकी इस असंवेदनशीलता के लिए देश आपसे सवाल करता है, देश की सेना आपसे सवाल करती है, देश के पूर्व सैनिक आपसे सवाल करते हैं, देश के सारे देशभक्त नागरिक आपसे सवाल करते हैं कि मोदी जी, आपने देश के सैनिकों की शहादत को बहुत सस्ता माना है और उस समय अपने जश्न में अपने ऊपर फूलों की बारिश करते रहे, तो ये हमें कतई मंजूर नहीं है। देश इसका हिसाब किताब मांगता है आपसे। रोहित जी, एक और सवाल है। जब मोदी सरकार ने 370 हटाई थी तो कह रहे कि सैनिक सुरक्षित रहेंगे, पत्थर नहीं फेंके जाएंगे। जिस तरह की ये घटना आ रही है तो कहाँ तक नाकाम सरकार दिख रही है?
देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण कहाँ, आप देख सकते हैं। अगर 370 से उन्होंने कहा था कि 370 हटने के बाद देश में कोई इस तरह की घटना नहीं होगी। इस साल में 30 मिलिटेंट एक्टिविटीज़ हुई हैं, अटैक्स हुए हैं। कुछ दिन पहले राजौरी में हमारे सैनिक शहीद हुए थे, अब 3 सैनिक यहाँ पे शहीद हुए हैं और कई सारे घायल हैं। इसी तरह से पिछले साल तकरीबन 156 घटनाएं हुई हैं। तो ये तो जुमलेबाजी है। जैसे 15 लाख आने थे, किसानों की इनकम डबल होनी थी, इसी तरह से 370 के बाद पूरी तरह से कश्मीर के अंदर शांति बहाली होनी थी या फिर कोई भी मिलिटेंट एक्टिविटी नहीं होनी थी। ये तो सब जुमलाबाजी लगती है, क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरह से हमारे यहाँ पे जो मिलिटेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्या आपके बॉर्डर से जो इन्फिल्ट्रेशन होती थी, मिलिटेंट्स जो पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेट होते थे, क्या वो रुक गया है? नहीं रुका है। साजिशें रुक गई हैं? नहीं रुकी हैं। हमारे ऊपर वारदातें रुकी हैं? नहीं रुकी हैं। तो ये तो प्रत्यक्ष आपको दिखाई दे रहा है सब कुछ। लेकिन बीजेपी की तरफ से बोला जा रहा है कि ये कांग्रेस की नाकामी छुपाने के लिए हम पर आरोप गढ़ रहे हैं। भाई, पिछले 9 साल से आप 9.5 साल से ज़्यादा हो गया आपको सरकार में हो, आप जिम्मेदारी आपकी है। 5 साल के बाद लोगों ने आपके ऊपर फिर दोबारा से यकीन करते हुए देखा कि जुमले कितने दिए, लेकिन उसके बावजूद यकीन करते हुए आपको दोबारा जो है प्रधानमंत्री बनाया, आपकी सरकार लेके आए हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपको 9.5 साल के अंदर अगर आप नहीं रोक सकते तो आपको सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप जाइए, दूसरे आदमी आएंगे, दूसरी सरकारें आएंगी, कांग्रेस पार्टी आएगी, सत्ता में आएगी और ये शांति बहाली करेगी, श्रीनगर में भी, देश में भी खुशहाली लाएगी। कांग्रेस के बताते हैं, जो बीजेपी की तरफ से जो बोला जा रहा है कि कांग्रेस के शासन में जितनी घटनाएं हुई हैं उनसे बहुत कम हमारा रेशियो रहा है। देखो, ऐसा है, ये स्टैटिस्टिक्स जो है ना, उसको फज करने में, उसके साथ खेलने में माहिर हैं, तो मैं इन बातों में नहीं जाना चाहूँगा। आप ये बताइए कि 365 दिन में अगर पिछले साल अगर 156 घटनाएं हुए हैं, तो एवरेज आप ये लगा के चलो कि हर दूसरे दिन वारदात हो रही है। तो ये कौन सी स्टैटिस्टिक्स है भाई? हमारे कितने सारे लोग शहीद हुए हैं, कितने हमारे सैनिक शहीद हुए हैं और कितने सिविलियन जो हैं वो मारे गए। इसी तरह से आज अभी 30 वारदात तो बिल्कुल ऐसे हैं जिनके अंदर सैनिक शहीद हुए हैं। इसके अलावा ऐसे भी हैं, बहुत सारी 30-35 घटनाएं ऐसी हैं जिनके अंदर हमारे सैनिक शहीद नहीं हुए, हमारे घायल नहीं हुए, लेकिन हमने उनके ऊपर, मिलिटेंट्स के ऊपर हमने उनके ऊपर डैमेज किया है। तो इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं, तो एवरेज आप लगा के देखिए। अगर आज की एवरेज हम देखते हैं तो हर चौथे दिन घटना घट रही है। तो ये कौन सा स्टैटिस्टिक्स है? ये तो कांग्रेस, क्या किसी के साथ भी आप कंपेयर करना चाहोगे तो आप 9.5 साल का उत्तरदायित्व आपको लेना पड़ेगा। अगर हमारी हर दूसरे दिन अगर वारदात हो रही है तो उसका उत्तरदायित्व आपको लेना पड़ेगा। रोहित जी, एक और सवाल है कि हमारे सैनिकों की शहादत कब तक जारी रहेगी? जब तक देश में नफ़रत का माहौल बना रहेगा। बीजेपी की सरकार ने जिस तरह से 9.5 साल के अंदर नफ़रत का माहौल फैलाया है, कहीं पे जाति से जाति को, धर्म से धर्म को लड़ाया है, तो उसको हमारे जो सर्वधर्म समभाव है उसको बरकरार करने के लिए, उसको वापस स्थापित करने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी को भारत जोड़ो यात्रा करनी पड़ी। ये पूछते थे क्या जोड़ रहे हैं? अरे तुमने कोई भी कम्युनिटी को छोड़ा नहीं है, हर एक को हर स्टेट के अंदर आपने जो है कभी जाति के ऊपर, कभी धर्म के ऊपर, कभी किसी वर्ग के ऊपर, हर तरह से आपने कभी दलित समाज के ऊपर, कभी किसी चीज़ के ऊपर, किसी स्टैटिस्टिक्स हैं हमारे सामने। तो आप देखिए, सब चीज़ को तोड़ने का काम किया। इस नफ़रत को जोड़ने के लिए, इस नफ़रत को ख़त्म करने के लिए राहुल गांधी जी को इतनी बड़ी 4000 किलोमीटर की ऐतिहासिक यात्रा करनी पड़ी है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है, जो कि आज तक की हिस्ट्री में सबसे बड़ी पैदल यात्रा है। तो ये क्यों करनी पड़ी? ये इसलिए करनी पड़ी क्योंकि आपने माहौल ख़राब किया देश का। आप एक पूर्व सैनिक हैं, आपने देश की सेवा की है, और जब आपके सामने इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं जिन पर आज तक कोई इंक्वायरी नहीं हो सकी, तो आप कैसा महसूस होता है कि हमारे देश के अंदर हमारे
जवानों के साथ ऐसा घटनाएं होती हैं और नेताएं उस पर रोटियां सेकते हैं? देखिए, ऐसा है, देश की सेना बहुत सक्षम है। हमें इंडियन आर्मी के ऊपर, इंडियन डिफेंस फोर्सेस के ऊपर गर्व है। वो अपना काम बखूबी जानती हैं और बखूबी कर रही हैं। जहाँ कहीं पे भी उनको जिम्मेदारी दी जाती है, चाहे वो सरहदों पर, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी के मैटर्स के ऊपर, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन हमें उस समय महसूस होता, बुरा लगता है, जैसे पुलवामा के समय जिस तरह से सत्यपाल मलिक जी ने इस बात को बीच में सामने रखा है कि उस दिन घटना के वक्त के बाद इन्होंने प्रधानमंत्री जी को फ़ोन किया, प्रधानमंत्री जी को बताया कि हमारी गलतियां रही हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने उनको कहा कि आप चुप रहिए, ये कोई और बात है। तो ऐसी क्या बात है? जब उन्होंने इसका खुलासा किया कि 250 किलो से ज़्यादा RDX वहाँ पर पुलवामा के एरिया के अंदर, उस 20-30 किलोमीटर के एरिया के अंदर किसी कार के अंदर घूम रहा है, 10-12 दिन से घूम रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक साजिश की तरफ इशारा करता है, जिसके लिए हमारे देश की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो जिम्मेदार हैं, या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स जिम्मेदार हैं। अगर इस तरह की चूक होती है, जिस तरह से रोड ओपनिंग सही तरीके से नहीं की गई, वो सत्यपाल मलिक जी कहते हैं कि जितने भी रोड्स हाईवे के ऊपर आकर जुड़ते हैं, उन रोड्स के ऊपर कोई जिप्सीज़ नहीं थी, कोई मैनिंग नहीं थी, सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं थी, डिप्लॉयमेंट नहीं था। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पे कमी है, प्लानिंग की कमी रही है। तो इसलिए जब ऐसी कमियां सामने आती हैं, जहाँ पे राजनीतिक या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स जहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से आई, या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की तरफ से आई, या इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की तरफ से उनकी कमी नज़र आई, तो ऐसे में हम आहत होते हैं। हमें बुरा लगता है कि हमें जितनी सपोर्ट अपने सरकार से मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। और ये वाकई में अगर सरकार से सपोर्ट मिलती, सरकार हमारे प्रति सजग होती, संवेदनशील होती, तो हमारे जो जवान हैं उनको जम्मू से श्रीनगर जब बर्फ़बारी हो जाती है तो उस दौरान उनको एयरलिफ्ट किया जाता है, तो एयरक्राफ्ट दे देते तो ये घटना ही नहीं बनती। और उससे पहले, काफ़ी दिन पहले, ये इन्होंने छुट्टियां भी बंद कर दी थी, जिसकी वजह से इतने सारे लोग ट्रांजिट कैंप में इकट्ठे हो गए। तो ऐसे में इतने सारे लोग इकट्ठे होने के बाद एक कॉन्वॉय जो है नॉर्मली 6 से 7-8 व्हीकल्स की होती है, यहाँ आपकी तकरीबन 78 व्हीकल्स की कॉन्वॉय हो गई। तो ये 78 व्हीकल्स की कॉन्वॉय के ऊपर आदमी पहले अगर निशाना लगाना चाहता है या कुछ एक वारदात करना चाहता है, तो पहली गाड़ी निकल गई, दूसरी निकल गई, तीसरी निकल गई, वो 15 मिनट तक गाड़ियाँ निकल रही हैं उसके सामने से। 6 गाड़ियाँ निकलनी है तो 20-30 सेकंड के अंदर गाड़ियाँ निकल जाएंगी। तो ऐसे में मौका नहीं मिलता। तो इसलिए हमें अपनी सरकार से गुहार लगाते हैं कि उसकी कोई ना तो इंक्वायरी सही तरीके से हुई है, और अगर इंक्वायरी हुई है तो बताना चाहिए कि किन लोगों के ऊपर जिम्मेदारियां फिक्स की गई हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ होम की क्या जिम्मेदारियां हैं, DG CRPF की क्या जिम्मेदारियां हैं, या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या PMO की क्या जिम्मेदारियां फिक्स की गई हैं। तो हम सवाल पूछते हैं इस बारे में। सरकार से आपकी क्या मांग है इस पूरे मसले को लेकर? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है 2 बार लगातार। क्या मांग करते हैं मोदी सरकार से? कांग्रेस पार्टी क्या मांग करती है? पहले तो मैं मोदी सरकार से कहना चाहूँगा और मोदी साहब से कहना चाहूँगा कि आपका ये दूसरा इंसिडेंट तो प्योरली सामने आया, और इसके अलावा और बहुत छोटे छोटे इंसिडेंट्स हैं जिनकी हम बात नहीं करना चाहते। तो मोदी जी, देश के सैनिक, पूर्व सैनिक, देश की सेना, देश के नागरिक आपसे चाहते हैं कि आप देश की सेना से, देश से माफ़ी मांगें कि आप अपना महिमा मंडन करते रहे, और हमारे जवान हमारे जवानों के ऊपर गोलियां बरसती रही, और वो ऑपरेशंस में लगे रहे, और इसी तरह से वो ऑपरेशन आज तक, अभी तक चल रहा है, कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन। तो ये हम पहली चीज़ उनसे माफ़ीनामा चाहते हैं। अच्छा। दूसरा, जो भी कोई इंटेलिजेंट फेलियर हुई हैं, या जो भी कोई इंटेलिजेंट इनपुट के लिए एजेंसीज जिम्मेदार हैं,
कि उनकी पुख्ता पुख्ता इन्फॉर्मेशन नहीं थी। कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन में समस्या थी या उसकी वैलिडेशन सही से नहीं हो पाई, तो उसके बारे में हम सुरक्षा जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनकी जवाबदेही तय करवाना चाहते हैं। देखिए, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो पूरी तरह से दबा हुआ है। अगर उनकी भावनाएं जानो प्राइवेटली तो वो अपने आप को बड़े ही शिकंजे में महसूस कर रहे हैं। वो बोलना चाहते हैं, लेकिन आज के जो चैनल्स हैं वो सारे के सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो इसको कंट्रोल कर रहे हैं, तो इसलिए उनकी आवाज़ भी दबी हुई है। लेकिन पत्रकारिता ये कहती है कि आप बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के अपनी पत्रकारिता करें, अपनी इंडिपेंडेंट पत्रकारिता करें, अपनी न्यूट्रल रिपोर्टिंग करें। अगर वो न्यूट्रल रिपोर्टिंग करेंगे तो मेरे ख्याल से हमारे देश का जो चौथा स्तंभ कहे जाने वाला मीडिया है उसकी वापस से उसकी सेल्फ एस्टीम या सेल्फ रिस्पेक्ट दोबारा से जो है स्थापित होगी। अगर नहीं करेंगे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो कवरेज देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो हम उन पे डिपेंडेंट नहीं है। हमारे पास हज़ारों लाखों की तादाद में सोशल मीडिया पे काम करने वाले आप जैसे बहुत जुझारू बच्चे हैं, बहुत जुझारू यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया पे काम करने वाले लोग हैं, तो वो आवाज़ सब पूरे देश में बड़ी अच्छी तरह से पहुंचाते हैं। तो हमें इसमें खुशी है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।